हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो थर्मोडायनामिक्स हमने शुरू करा हुआ। तो लास्ट yesterday's video we have started talking about enthalpy of reaction। तो आज हमने डिफरेंट काइंड ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसको रिप्रेजेंट करना है आपने डेल्टा एच के साथ, बीच में सी को इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये सी कंबशन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डेल्टा एच तो इंथैल्पी होता है, तो सी लिख देंगे तो कंबशन हो जाएगा, एस लिख देंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा, एन लिख देंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम एब्रीवेशन से एफ लिख देंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे एब्रीवेशन डाल के हम इंथैल्पी की जो स्पेसिफिसिटी है उसको हम मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, तो जब भी आप एक मोल ऑफ सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करोगे या ऑक्सीडाइज करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जो हीट रिलीज होगी, इसमें मैं अब्जॉर्ब के बारे में नहीं बोलूँगा कि कंबशन में रिलीज ही होती है, तो जो हीट रिलीज होगी उसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहा जाता है। जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है 890.4 किलो जूल पर मोल है, यानी 890.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है रिलीज हो रही है जब हम मीथेन को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, तो इंथैल्पीज के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में स्टैंडर्ड इंथैल्पीज के बारे में भी बताया था, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन वही रहेगी, बस आपने ये उसमें मेंशन करना है कि जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जिसकी आपने ऑक्सीडेशन करनी है, उसको आपने स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लेना है, यानी 298 केल्विन पे और 1 बार प्रेशर पे, और बर्न करके जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो भी स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही मिलेंगे, और इसको हम डेल्टा एच नॉट और बीच में सी इनकॉर्पोरेट कर दिया, इसे हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है बोलेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन बिटवीन इंथैल्पीज के चलते चलते हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और फूड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू फूड की आपने बहुत बार सुनी होगी कि इस फूड से इतनी कैलोरीज मिलती हैं, ये जंक फूड है, ये बर्गर है, ये पिज़्ज़ा है। अच्छा, मुंह में पानी आ गया ना। आजकल ये खाने को नहीं मिल रहा। हाँ, तो जो कैलोरीज हमें मिलती हैं फूड से, तो 1 ग्राम फूड से या 1 ग्राम फ्यूल से उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। तो इसको डिफाइन करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और फूड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज और जूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल और फूड। नहीं, आप तो फूड ही खाएंगे, फ्यूल हमारे कहने का मतलब है जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं, जैसे हम घर में कुकिंग गैस को यूज़ करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल या डीजल को यूज़ करते हैं, तो हम उस फ्यूल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा केरोसिन ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं। केरोसिन ऑयल भी कई जगह पे शायद गांव में तो नहीं लगता कि, लेकिन रिमोट एरियाज़ में हो सकता है कि वहाँ पे वो केरोसिन ऑयल भी यूज़ करते हों। वो भी एक फ्यूल है, और बहुत टाइम पहले, आज से 20-25 साल पहले, ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना होता था केरोसिन फ्यूल को यूज़ करना। साथ में गैस, कुकिंग गैस, वो इतनी ज़्यादा अबंडेंस में नहीं होती थी तब। एग्जाम्पल है, हम फूड की एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 1 मोल हमारे पास ग्लूकोज का है।
इसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है, तो इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है ग्लूकोज के 1 मोल की दैट इज़ 2840 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी हमें 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से रिलीज हो रही है। लेकिन ये पर मोल है। अगर इसको आप कैलोरीफिक वैल्यू ग्लूकोज की ग्राम्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो कैलोरीफिक वैल्यू आपको पर मोल में मिली है, उसको आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करने पे आपको ग्लूकोज की जो कैलोरीफिक वैल्यू है किलो जूल पर ग्राम में मिल जाएगी। तो ग्लूकोज का जो 1 ग्राम है वो आपको 15.78 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसे 12,000 से लेके 13,000 तक किलो जूल तक एनर्जी या 3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी जो है डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, गॉट इट बच्चा? तो ये हमारा था कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे फिर हम इंथैल्पीज पे चलते हैं। हम जो इंथैल्पीज की टाइप पढ़ रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट इंथैल्पी जो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें हमने बताना है कि जब हमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होता है under standard condition of temperature and pressure from its reactant, and reactant are also taken in standard condition of temperature and pressure, amount of heat या energy absorbed or released is called as enthalpy of formation, and under standard condition it is called as standard enthalpy of formation. स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एच नॉट के साथ तो लिखा ही है, एफ जो है वो फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मैं डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब आपको 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मिलता है फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट under standard condition of temperature and pressure, both reactant and products are taken in standard condition, amount of heat energy released or absorbed is called as standard enthalpy of formation. इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की एक सिग्निफिकेंस भी है। इसे हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। परसों के वीडियो में हमने स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एक न्यूमेरिकल किया था, तो उसमें हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, ये मैंने कल भी बताया था। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि आपने प्रोडक्ट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में गिवन होगी। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, अगर ज़्यादा होते तो सबकी इंथैल्पीज को हम ऐड कर देते। अगर यहाँ पे कोई स्टीचोमेट्री होती तो स्टीचोमेट्री से मल्टीप्लाई भी कर देते, जैसे मैंने परसों के न्यूमेरिकल में कराया था। उसमें से रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को सब्सट्रैक्ट आपने करना है। तो इस तरह से आपका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो निकल आएगा। हम इसके ऊपर फुल फ्लेज न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन आज हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो जब डेफिनेशंस हो जाएंगी तो विल कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑल्सो। क्लियर है बच्चा? थर्ड हमारे पास है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको हमने डिफाइन करना है। इस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड by base is defined as amount of heat released when, इसको मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ,
1 gram equivalent of acid is neutralized by base and reaction is carried out in dilute aqueous solution. यहाँ पे आपने 1 मोल वर्ड नहीं यूज़ किया डेफिनेशन में, 1 ग्राम इक्वलेंट यूज़ किया है, क्योंकि जो 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ एसिड होता है वो एक H प्लस को रिलीज़ करता है और जो 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ बेस होता है वो एक OH नेगेटिव को रिलीज़ करता है। सपोज कीजिए आपके पास 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि H2SO4 है। अगर हम उसको 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे तो वो एक H प्लस रिलीज़ करेगा। अगर मैं उसको 1 मोल ऑफ H2SO4 बोलूँगा तो वो 2H प्लस रिलीज़ करेगा। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में एक H प्लस बेस के एक OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर देता है, तब इसे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन डेफिनेटली इट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हमने इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन पीछे आई हैं सब में हमने 1 मोल यूज़ किया है। यहाँ पे हम कह रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं? जब एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, और उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है एसिड की ख़त्म हो जाती है और हमें सॉल्ट और वाटर जो है वो मिल जाता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। ये आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में बहुत बार पढ़े हुए हैं। यहाँ पे हमने जो दिखाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। साथ में आपको सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है इसमें 57.1 किलो जूल पर मोल है, यानी जो एनर्जी रिलीज होती है स्ट्रॉन्ग एसिड को जब स्ट्रॉन्ग बेस का 1 ग्राम इक्वलेंट न्यूट्रलाइज कर देता है और 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तो जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है दैट इज 57.1 किलो जूल पर मोल। एक नोट, जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो फिक्स है 57.1 किलो जूल, लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में मिनरल एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेसिस में लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 57.1 किलो जूल पर मोल। इसका कारण हम बताने जा रहे हैं। जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है दैट इज हीट रिलीज्ड और इवॉल्व्ड फॉर द रिएक्शन between hydrogen ion given by acid and hydroxide ion given by base to form 1 mole of water. एक्चुअली ये जो हीट रिलीज होती है ये तब रिलीज होती है जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन करके 1 मोल वाटर का बना देते हैं। ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है? एसिड से, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड से आता है, और ये आता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से, और भी प्रिसाइसली लिख दिया, फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये जो H प्लस है ये आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड से आता है। ठीक है,
ये जो H प्लस है ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड से आता है, और ये जो हाइड्रोक्साइड है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से आता है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तभी ये एनर्जी जो है 57.1 किलो जूल पर मोल रिलीज होती है। देखिए कैसे। ये रिएक्शन आपको डेफिनेशन में बताया कि एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्वस मीडियम है। तो NaOH Na प्लस और OH नेगेटिव में डिसोशिएट कर जाता है, HCl H प्लस और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट कर जाता है। Na प्लस और Cl नेगेटिव कंबाइन करके NaCl बना देते हैं। तो इसमें कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं रिलीज होती, लेकिन जो H प्लस है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड से और OH नेगेटिव जो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से, ये कंबाइन करके 1 मोल ऑफ वाटर बनाते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 57.1 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब कि ये अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस मीडियम में पूरी तरह से डिसोशिएट करेंगे तभी हमें हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, तभी हमें वाटर का 1 मोल मिलेगा। सपोज करो ये वीक होता, बेस वीक होता या एसिड वीक होता, तो फिर हमें H प्लस और OH नेगेटिव जो था वो नहीं मिलना था अच्छे तरीके से। उसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने एक ये क्वेश्चन बनाया है, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर दोनों यानी कि एसिड एंड बेस या दोनों में से एक एसिड या बेस वीक हो तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी होती है। उस केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेस देन 57.1 किलो जूल होती है। सपोज कीजिए आपके पास एक वीक एसिड है, एस्टिक एसिड CH3COOH, इट्स ए वीक एसिड, और इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हमने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया है। तो ये जो वीक एसिड है एक्वस मीडियम में डिसोशिएट करेगा, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस और OH नेगेटिव में डिसोशिएट करेगा। अब H प्लस और OH नेगेटिव कंबाइन करके वाटर बना देंगे और एनर्जी 57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पर चूंकि ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता, तो ये डिसोशिएट होने के लिए ये जो 57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है उसमें से 1.9 किलो जूल एनर्जी को यूज़ कर लेता है 1.9 किलो जूल एनर्जी को रिलीज कर लेता है। ये दोनों कंबाइन करके एनर्जी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज कर रहे हैं 57.1 किलो जूल पर मोल। तो जो एस्टिक एसिड है ये एक्वस मीडियम में पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता, ये इसमें से जो एनर्जी रिलीज हुई है इनिशियली उसमें से 1.9 किलो जूल एनर्जी को रिलीज कर देता को अब्जॉर्ब कर लेता है, और अब्जॉर्ब करने के बाद जो है अब्जॉर्ब करने के बाद हमें अच्छे तरीके से पूरी तरह से एस्टिक एसिड जो है डिसोशिएट करके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देता है। इसका मतलब 57.1 किलो जूल में से 1.9 किलो जूल एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगी इस केस में वो 57.1 में से 1.9 को ऐड कर दीजिए तो -55 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -55.2
किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी वाटर की फॉर्मेशन की वजह से रिलीज़ हुई है, और ये एनर्जी जो हमने प्लस की है 1.9, ये एसिटिक एसिड को डिसोशिएट होने के लिए रिक्वायर्ड थी। अगर एसिटिक एसिड को वाकई ही डिसोशिएट होना है तो इट रिक्वायर 1.9 किलो जूल ऑफ एनर्जी। सो ये एनर्जी को अब इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो अब जो एनर्जी रिलीज होगी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, दैट विल बी लेसर देन 57.1 किलो जूल, दैट इज -55.2 किलो जूल। तो नटशेल में जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो आपने ब्लाइंडेडली आंखें बंद करके बोलना है कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है 57.1 किलो जूल है। लेकिन अगर एसिड और बेस में से कोई एक जो है वीक है या दोनों वीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी लेस देन 57.1 किलो जूल। यहाँ पे एक और एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन की दे रहे हैं। इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दी जा रही है। तो वीक बेस जो है वो OH नेगेटिव इनिशियली रिलीज करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ रिलीज करता है। ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना देते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज होती है 57.1 किलो जूल। पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है एक वीक बेस है, इसको पूरी तरह से डिसोशिएट होने के लिए 5.6 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो जो नेट एनर्जी रिलीज होगी जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसा वीक बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी 51.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये नोट वही है कि जब भी आपने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है, तो आपने लिखना है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। क्योंकि जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है 1 मोल H+ का देता है, और जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस है 1 मोल OH नेगेटिव का देता है। तभी तो H+ और OH नेगेटिव का 1 मोल कंबाइन करके 1 मोल वाटर का दे देंगे और 57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। अगर आप यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड की बजाय 1 मोल ऑफ एसिड यूज कर लें, तो 1 मोल ऑफ एसिड जो है वो आपको, जैसे 1 मोल ऑफ एसिड है से सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा? 2 हाइड्रोजन। तो हमारे पास 2H+ आयन हो जाएंगे। जबकि जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो 0.5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर है, जो कि 1 मोल हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस करेगा। तो मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालने के लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब कि इसमें कितने हाइड्रोजन आयन है, जो कि 2 हैं, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि 1 है, 1/2 यानी कि 0.5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा तो वो 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अगर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा तो वो इसका आधा मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो 2 हाइड्रोजन है तो आधा कितना हो गया? 1 हाइड्रोजन हो गया। आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है सो फार एज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कंसर्न्ड। क्लियर है बच्चा? आगे हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पे चलते हैं। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है
इसको डिफाइन करना है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। जब आ गया ना यहाँ पे 1 मोल, तो हम जितनी भी इंथैल्पीज ले रहे हैं वहाँ पे हम 1 मोल ही यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे हम 1 ग्राम इक्वलेंट जो है वो नहीं यूज़ कर रहे। वहाँ पे हम सब 1 मोल ही यूज़ कर रहे हैं। हम वहाँ पे 1 ग्राम इक्वलेंट जो है वो नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जब कॉपर सल्फेट सॉलिड एक सल्यूट है, सॉल्ट है, इसको एक्वस मीडियम में डालोगे तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो एनर्जी रिलीज हुई है वो 66 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है। तो ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया, यानी कि आपने सल्यूट को सॉल्वेंट में डाला। लेकिन जो सॉल्वेंट है, इस डेफिनेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। सॉल्वेंट जो है वो स्पेसिफाइड अमाउंट है। यही इसी तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम पिन पॉइंट करते हैं, यही आपके लिए एमसीक्यूज में काम आती हैं। अगर मैं कहूँ कि ये तो बहुत आसान डेफिनेशन है, सारी डेफिनेशन फिर तो आसान ही थी, अब आपको भी आसान ही लग रही होंगी, तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। फिर आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। पर हम जो पिन पॉइंट करते हैं ना चीज़ें कि इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, मतलब कि जब सॉलिड सल्यूट को आपने लिक्विड सॉल्वेंट में डालना है, 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डालना है, तो जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो उसका अमाउंट जो है स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा होगा तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ नहीं होने लग पड़ेगी। तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपने डालना है, तो फिर जो ये एनर्जी रिलीज होगी, और इस इंथैल्पी को इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। अगर आप उनको सॉल्वेंट में, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डालते हैं, तो वो भी सॉल्यूशन बन जाएगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी नहीं होगी, बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इसका मतलब कि हाइड्रेटेड सॉल्ट जो हैं उनको अगर एक्वस मीडियम में डालें, हाइड्रेटेड सॉल्ट में हमारे पास कॉपर सल्फेट 5 वाटर, कैल्शियम क्लोराइड 6 वाटर आ जाते हैं। इनको जब हम लिक्विड में, सॉल्वेंट में पुट करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा ये मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इसके अलावा जो सॉल्ट्स कभी हाइड्रेट नहीं होते, जैसे कि NaCl, KNO3, KCl एट्सेट्रा, ये भी हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। इनको भी जब सॉल्वेंट में डाला जाता है तो एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। तो आज के दिन के लिए मैं आपको इतनी डेफिनेशंस करवाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू प्रोसीड फर्दर, बट आई एम श्योर कि जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई हैं वो आपको अच्छे से समझ लगी होगी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, कुछ बच्चे तो पूछते रहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 6:30 के बाद। तो आप बड़ी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मेरी तरफ से फाइंड आउट करेंगे। इन द केस somehow if I'm recording the video, phone is on the flight mode, in that case the moment the phone is on, recording is off, in that case I'll call back you or I'll reply you on WhatsApp. But हालांकि I had been insisting quite a lot on this thing that you should not use WhatsApp, because that does not speak your mind very clearly
what exactly you wanted to ask. Better you talk to me on the phone. I'll be able to answer you more precisely. And in today's world, where JEE mains is really one of the prestigious examination in the country, for that we have to know each and everything ke ilawa, very finer thing has to be taken care of. Right? Thank you very much. We call it a day. Love you all. Have a great day.